नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सुमित झा। करीब एक महीने तक चले प्रयास के बाद आखिरकार नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास हासिल कर लिया। लेकिन सवाल है कि इस विश्वास से क्या नीतीश की चुनावी आस पूरी होगी? आस एक बार फिर सत्ता में आने की, आस एक बार फिर बिहार के सियासी आसमान में एकमात्र सितारा बनकर चमकने की, आस चुनाव के दौरान भी उनके नेतृत्व को सहयोगी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से स्वीकार लेने की, आस महाविलय के बाद सियासी लय बरकरार रहने की। सवाल यह भी कि अगर नीतीश को विश्वास हासिल हुआ है तो फिर किसने विश्वास खो दिया है, जीतन राम मांझी ने या फिर नीतीश के विश्वास के विरोध के प्रयास में जुटी बीजेपी ने? तो आज बात पुरवैया डीएनए में प्रयास, विश्वास और आस की। बिहार में पिछले एक महीने से चले आ रहे सियासी ड्रामे का अंत हो गया। नीतीश कुमार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया, पर इसके बाद भी सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश की जीत हुई है और मांझी की हार? विश्वास की इस लड़ाई में नीतीश संख्या के हिसाब से जीतते नजर आए। सदन में उनके समर्थन का आंकड़ा सरकार की सेहत को मजबूत बताता दिखा। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि जेडीयू के दावों से भी अधिक संख्या बल दिखा। सदन में इसकी घोषणा हुई तो मेज की थपकियों की आवाज से जाहिर हो गया कि सरकार अपनी आवाज बुलंद कर सकती है, यानी चुनौती सामने से कुछ भी नहीं है। पर विश्वास हासिल करते ही दो सवाल सबके जेहन में हैं। पहला सवाल ये, क्या नीतीश वाकई जीते हैं? और अगर जीते तो क्या आने वाले समय में राजनीतिक तौर पर उन्हें कोई कीमत भी चुकानी पड़ सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि राजनीति के साथ विकास को भी स्थिर करने वाले नीतीश कुमार पहली बार खुद ही अस्थिर होते दिखे। सवाल दल के अंदर से उनके खिलाफ उठे और नजारा हर बार कुछ नामों के बाहर होने का दिखा। यानी पिछले 9 महीने में नीतीश कुमार खेल भी थे और खिलाड़ी भी। इसलिए सवाल यह भी है कि राजनीतिक तौर पर जो कद नीतीश ने हासिल की थी, क्या वो उसी ऊंचाई के साथ जनता के बीच है, या नीतीश राजनीतिक तौर पर झुकने को इतने तैयार दिखे कि मामूली विरोध भी चुनाव परिणाम को उनके खिलाफ ऊंचा कर दे। ये जब अडवाणी जी के नहीं हुए, जोशी जी के नहीं हुए, अपने संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सिद्धांतों को भूल गए। ये किसी के नहीं होंगे, ये सत्ता के हैं। और इनको चिंता थी कि फिर से बिहार पटरी पर आ जाएगा, तो ये इनको परेशानी थी। लेकिन ऐसा करने में इन्होंने अपने को बेनकाब कर लिया। इस्तेमाल के आरोप के बीच सवाल उस राजनीतिक डोर को लेकर भी है जिसे जीतन राम मांझी थामे रखना चाहते हैं। मांझी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि संख्या उनके साथ भी है। तो सवाल ये है कि सदन के अंदर जो मांझी के नहीं हुए, क्या वो बाहर मांझी के हो जाएंगे? क्योंकि असर इसी समर्थन का है कि मांझी आज भी दम रखने की बात कह गए। तो जीतन मांझी स्वाभिमान के साथ घर पर है। कोई का चला दिया कि हम बीमार हैं। बीमार हम कहाँ हैं? हम इस कारण से वहाँ पर हैं और हम समझते हैं कि हमको त्याग करना चाहिए। हमने त्याग किया है और आगे आने वाले दिनों में हम सतर्क हैं कि हमारे 8 विधायक की जो विधायकी चली गई है, जिसमें सिंगल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको लोग स्टे किया है। 12-13 तारीख को उस पर जजमेंट होने वाला है और अगर जजमेंट हो गया तो फिर हमारी शक्ति होगी तो सब मिला करके अभी विधानसभा 22 अप्रैल तक के चलना है। करीब करीब सभी दिन वोटिंग होना है। हम सशक्त रूप में विरोध करके इस सरकार को गिरा दे सकते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट। जीतन राम मांझी वैकल्पिक राजनीति का नारा दे रहे हैं तो नीतीश कुमार मांझी की राजनीति को ही खारिज कर रहे हैं। नीतीश अपनों से लड़कर जीतते नजर आए तो मांझी अपनों का साथ होकर भी खाली हाथ दिखे। इसलिए सवाल ये कि जनता इसे कैसे देखेगी? नीतीश जीते या मांझी हार गए? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात जीतन राम मांझी और दलित राजनीति की। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी दलित राजनीति के नए आइकन हैं या फिर भस्मासुर? यह सवाल आज के दिन सबसे ज्यादा प्रासंगिक है क्योंकि बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। नीतीश के समर्थन में मांझी को छोड़कर उनके समर्थक सभी विधायकों ने वोट दिया। नीतीश के पक्ष में 140 मत मिले जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। यानी वैचारिक, सैद्धांतिक और राजनीतिक तौर पर नीतीश की जीत हुई और मांझी की हार। भले ही ये मामला जेडीयू का आंतरिक रहा, लेकिन इसमें बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, निर्दलीय और वाम दलों को भी काफी माथापच्ची करनी पड़ी।
और इस हार जीत को उनसे भी जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक नए समीकरण को जन्म दे दिया है। वो है बिहार की राजनीति में दलितों का दखल। विश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में जब चर्चा चल रही थी, तब नीतीश ने बीजेपी पर कुछ इस तरह से कटाक्ष किया। ऐसा कीजिए तो आप महादलित का सम्मान तभी होगा जब आप लोग जय श्री राम की जगह जय जीतन राम का नारा लगा के चुनाव में जाइए। तो नीतीश कुमार ने यह बयान यूं ही नहीं दिया। इस बयान के पीछे उनकी राजनीतिक सोच है। याद कीजिए, मांझी जब से बगावत पर उतरे हैं, बीजेपी मांझी के समर्थन में उतर आई है। मांझी से ज्यादा अब तक बीजेपी कहती रही है कि नीतीश ने महादलित मांझी का अपमान किया। यानी मांझी को मोहरा बनाकर बीजेपी बिहार में नीतीश के सोशल इंजीनियरिंग में सिंध लगाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि आज की तारीख में बिहार बीजेपी में कोई ऐसा महादलित चेहरा नहीं है जो बिहार में कमल खिला पाए। बिहार में मिशन 2015 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बीजेपी मांझी को अपने पाले में करना चाहती है। यही कारण है कि वो मांझी के प्रति सॉफ्ट है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राजनीति में ऐसा क्या हुआ कि बिहार की राजनीति के केंद्र में दलित और महादलित आ गए। आपको बता दें कि बिहार में लगभग 22% वोटर दलित समुदाय के हैं, जिन्हें नीतीश ने दलित और महादलित कैटेगरी में बांट दिया। खैर, इसके बाद भी उन्हें यादव और मुस्लिमों की तरह तरजीह नहीं मिला और मांझी लगातार दलितों को यह बता रहे थे कि तुम एक हो जाओ तो कल तुम्हारा है। इस मिशन में मांझी सफल भी हो रहे थे। मांझी की यह सफलता नीतीश के लिए खतरे की घंटी थी और बीजेपी के लिए एक संभावना। यही कारण था बीजेपी मांझी के प्रति सॉफ्ट हुई और नीतीश मांझी के प्रति हार्ड हुए। यानी मांझी में बीजेपी को संभावना दिखाई देने लगी तो नीतीश को समस्या। राजनीति में दलितों की ताकत को जानने के लिए थोड़ा आपको पीछे ले चलते हैं। याद कीजिए, यूपी में मायावती ने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये नारा था। इस नारे के बीएसपी उत्तर भारत की राजनीति में आई। इस नारे के सहारे और कांग्रेस और बीजेपी जैसी पार्टियों के सारे समीकरण बिगाड़ दिए। दरअसल बीएसपी के इस शुरुआती नारे में समाज के एक ऐसे तबके की बेचैनी और चुनौती देने की ताकत का एहसास होता है जिसे अब भी भारत के कई कोनों में हकारत भरी नजरों से देखा जाता था। ये वो संदेश था जो पिछड़ों की राजनीति करने के उस्ताद भी नहीं समझ पाए और बहन जी से गच्चा खा गए। जाहिर है मांझी भी कुछ इसी राह पर चल रहे हैं। नीतीश से दूरी बनाने के बाद भी उनके तेवर में कमी नहीं आई है और नीतीश को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। जीतन मांझी की तो जीतन मांझी स्वाभिमान के साथ घर पर है। कोई का चला दिया कि हम बीमार हैं। बीमार हम कहाँ हैं? हम इस कारण से वहाँ पर हैं और हम समझते हैं कि हमको त्याग करना चाहिए। हमने त्याग किया है और आगे आने वाले दिनों में हम सतर्क हैं कि हमारे 8 विधायक की जो विधायकी चली गई है, जिसमें सिंगल कोर्ट ने जजमेंट दिया है, उसको लोग स्टे किया है। 12-13 तारीख को उस पर जजमेंट होने वाला है और अगर जजमेंट हो गया तो फिर हमारी शक्ति होगी तो सब मिला करके अभी विधानसभा 22 अप्रैल तक के चलना है। करीब करीब सभी दिन वोटिंग होना है। हम सशक्त रूप में विरोध करके इस सरकार को गिरा दे सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी। जाहिर है मांझी के तेवर से साफ है कि वो इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हैं और जो लड़ाई छेड़ी है उसको एक मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं बीजेपी की भी कोशिश है कि वो जेडीयू के घर के भेदियों को संरक्षण देकर नीतीश के राज का नाश करे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पुरवैया डीएनए में। आगे हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा में लगातार कई अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की कवायद जारी है। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। झारखंड में अब तक ऐसी कोई सरकार नहीं रही जिसके कार्यकाल पर सवाल ना उठे हों। यहां सीएम और विधायक को छोड़ दीजिए तो विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता पर बागवानी मिशन में घोटाला करने वालों को बचाने का आरोप लगा है।
जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने सरकार से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की, जबकि झारखंड के कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल खड़े किए। झारखंड में एक और घोटाला, बागवानी मिशन में करोड़ों का घोटाला, जेवीएम ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड में एक घोटाले की आग धीमी होती है कि दूसरे का धुआं निकलने लगता है। इस बार बागवानी मिशन में घोटाले का मामला सामने आया है। जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस मामले को सदन में उठाया और सीबीआई जांच की मांग की कि बागवानी मिशन के तहत पूरे राज्य में 2010-11 से ही आज तक फलदार वृक्ष, फलदार पौधे लगाने थे और पहली झलक में मात्र जामताड़ा और देवघर में जो जांच हुआ था तत्कालीन कृषि निदेशक के द्वारा, डॉक्टर साहू के द्वारा, उस जांच में यह पाया गया कि मात्र 2 जिले में 500 करोड़ की गड़बड़ी है। अगर पूरे राज्य की यह गड़बड़ी पकड़ी जाए तो हजारों करोड़ से ऊपर होगा, लगभग ये 5000 करोड़ की गड़बड़ी पाई जाएगी। और हमने इसलिए विधानसभा मांग किया कि इस गड़बड़ी की जांच सीबीआई से हो। प्रदीप यादव बागवानी मिशन के तहत सिर्फ देवघर और जामताड़ा जिले में 500 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की आशंका जता रहे हैं। इन दोनों जिलों में रचना नाम की एक एनजीओ को बागवानी मिशन का काम सौंपा गया। काम में अनियमितता की तस्दीक कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के तत्कालीन निदेशक डॉक्टर कृष्णदेव प्रसाद साहू कर चुके हैं। उनकी जांच रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितता की बात सामने आई थी। अब बीजेपी का आरोप है कि तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष शशांक शेखर भोक्ता ने रिपोर्ट को दबा दिया। बारे में माननीय एक सदस्य प्रदीप यादव जी ने जो बातें को रखा और उन्होंने पूर्व स्पीकर का हवाला जो दिया कि पूर्व स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी और कमेटी बनाकर रचना नाम के एक एनजीओ है देवघर में, और उन्होंने जो घपला किया तो चूँकि ये पूर्व की सरकार का ये मामला था और पूर्व की सरकार ने ये के टाइम ये घटना घटी थी और घपला हुआ था, लेकिन जो पूर्व स्पीकर ने जो जाँच करवाया, पूर्व स्पीकर ने उसमें कितने पैसे लिए, जाँच के बाद क्या फाइंडिंग रिपोर्ट या क्या कार्रवाई किया उसमें की सरकार ने, मैं तो पूछता, अब तो चले गए निकल के आउट करके माननीय प्रदीप यादव जी, मैं उनसे पूछता कि आप बताइए कि आपने कितना माल लिया उसमें, तो आपके पूर्व स्पीकर ने कितना माल लिया उसमें। ऐसा पहली बार नहीं है कि झारखंड में किसी बड़ी सियासी हस्ती पर घोटाले के आरोप लगे हैं। इसके पहले एक पूर्व सीएम, कुछ मंत्री और अधिकारी जेल की हवा खा चुके हैं। और ऐसे में अगर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगा है तो मामला बेहद गंभीर है। सत्ताधारी दल निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। आशुतोष सिन्हा, जी मीडिया, रांची। वैसे भी झारखंड को विकास के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा घोटाले के आरोप में जेल जा चुके हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्री, नेता, विधायक और अधिकारी भी सलाखों के अंदर जा चुके हैं और दर्जनों अधिकारी जांच के दायरे में हैं। साल 2012 में जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 2300 अधिकारियों में से 1200 के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं, यानी आधे से अधिक अधिकारी भ्रष्ट हैं। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले एक नजर डालते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण घोटालों पर। 4000 करोड़ का घोटाला, विकास योजना की राशि डकार गए। तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, हरि नारायण राय, कमलेश सिंह, एनोस सिक्का, भानु प्रताप शाही और दूसरे लोगों पर आरोप। दूसरा घोटाला मेधा घोटाला, अयोग्यों को नौकरी दे दी, पात्र अभ्यर्थी सड़क पर आए। झारखंड लोकसभा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद, गोपाल सिंह और दूसरे लोगों पर आरोप लगा। दवा घोटाला, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार, सियाराम प्रसाद सिन्हा, मंत्री भानु प्रताप शाही और दूसरे लोग आरोपी बनाए गए। बीज घोटाला, तत्कालीन कृषि मंत्री नलिन सोरेन और निदेशक मिंज पर आरोप। जाहिर है ये घोटालों की फेहरिस्त और भी लंबी है और अगर हम गिनाने लगे तो वक्त कम पड़ जाएगा। झारखंड के नेताओं और अधिकारियों ने किस तरह दोनों हाथों से जमकर लूटा झारखंड को, ये इसी से पता चलता है कि झारखंड में 10 वर्षों में विकास योजनाओं पर तो 43,874 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर विकास कहां हुआ ये अब तक पहेली है। झारखंड में विकास का हाल सबसे बुरा है, ना सड़क है और ना ही कोई बुनियादी सुविधा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई, तो ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर इतना पैसा गया कहां। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे पुरवैया डीएनए में आगे हम झारखंड के खेल और खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर दिखाएंगे।
झारखंड के खेल और खिलाड़ियों के लिए अब एक अच्छी खबर। सरकार ने खेल नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद खेल पदाधिकारियों की न सिर्फ नियुक्ति हो पाएगी बल्कि खेल और खिलाड़ियों के भी दिन बहुरेंगे। खेल नियुक्ति नियमावली को मिली मंजूरी। झारखंड में बहुरेंगे खिलाड़ियों के दिन। एक समय था झारखंड की पहचान देश में खेल नर्सरी के रूप में होती थी। यहां के खिलाड़ियों ने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन खिलाड़ियों को सरकार की तरफ से सहायता के नाम पर कुछ नहीं मिला। एक जिला खेल पदाधिकारी के कंधे पर 24 जिलों की जिम्मेवारी है। वर्तमान में दलसिंगार राम 24 जिलों की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, लेकिन वो भी 3 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि अलग राज्य गठन के बाद एक भी सरकारी कोच की नियुक्ति नहीं हुई। एक सरकारी कोच थे सरवर इमाम, जो 2013 में रिटायर हो चुके हैं। यानी झारखंड के खिलाड़ियों को अब ट्रेनिंग देने वाला कोई नहीं है। लेकिन खेल नियुक्ति नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद जगी है कि झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के दिन बहुरेंगे। जो पहला प्रस्ताव है वो झारखंड क्रीड़ा संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 के गठन से संबंधित है। खिलाड़ियों को मिलेगी बेहतर ट्रेनिंग। धोनी, दीपिका और अंशुता के बाद कौन? यह सवाल इसलिए क्योंकि सरकार ने बम्पर वैकेंसी की घोषणा की है। आइए एक नजर डालते हैं किस पद पर कितने लोगों की नियुक्ति होगी। खेल कोच 92, DSO 24, सहायक खेल निदेशक 5, कंप्यूटर ऑपरेटर 24, लिपिक 24, चपरासी 24। सालों से 24 जिलों के खेल और खिलाड़ियों का भविष्य संवारने वाले दलसिंगार राम भी मानते हैं कि नई नियुक्तियों के बाद झारखंड में खेल और खिलाड़ियों के अच्छे दिन आएंगे। जिलों में जिला खेल पदाधिकारी की नियुक्ति हो जाती है तो निश्चित तौर पर खिलाड़ियों को इसका लाभ मिलेगा। चूँकि पदाधिकारी के नहीं रहने के कारण खेल जो है जो होना चाहिए प्रखंड स्तर से जिला स्तर फिर आपका स्टेट लेवल पर, वो नहीं हो पाता है। नक्सलवाद और भ्रष्टाचार के अलावा झारखंड खेल और खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाता रहा है, लेकिन खेल के प्रति अब तक की सरकारों की बेरुखी समझ से परे है। अब देखना है नियुक्ति नियमावली के पास होने के बाद आखिर कब तक नई नियुक्तियां होती हैं। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। दरअसल झारखंड में खेल और खिलाड़ियों को लेकर अब तक सरकार का रवैया कैसा रहा है, ये इससे ही समझा जा सकता है कि एक अधिकारी के जिम्मे पूरे राज्य की जिम्मेदारी है और वर्तमान में राज्य में एक भी सरकारी कोच नहीं है। पिछले 2 सालों से ये पद खाली है। 2013 तक सरवर इमाम के कंधों पर कोचिंग की जिम्मेदारी थी। सरवर इमाम 25 मई 1978 को नियुक्त हुए थे। बिहार से अलग होने के बाद वे झारखंड में बने रहे, यानी कहा जाए तो झारखंड में पिछले 37 सालों से कोच की नियुक्ति नहीं हुई है। संभवतः झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां एक भी कोच नहीं है। अब ऐसे में रघुवर सरकार ने खेल प्रशासक, कोच और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति का फैसला किया है। वो स्वागत योग्य है, लेकिन देखना होगा कि फैसला जमीन पर कब तक उतरता है। आप देख रहे थे पुरवैया DNA। नमस्कार।